सहारा डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहां इंसान रास्ता नहीं भूलता, बल्कि मौत उसे रास्ते से उठा लेती है। 1994 में एक मैराथन के दौरान 134 रनर्स के बीच से एक आदमी अचानक गायब हो गया। ना उसकी लाश मिली, न जूतों के निशान और ना ही कोई सिग्नल। लोगों ने मान लिया वो सहारा की रेत में दफन हो चुका है। लेकिन 9 दिन बाद वही आदमी एक दूसरे देश की सरहद पार जिंदा मिल जाता है। और जब उसने बताया कि इन 9 दिनों में उसके साथ क्या हुआ, तो सुनने वालों की रूह कांप गई। अजब गजब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हो वो दिमाग हिला देगा। ये कहानी है इटली के पुलिस ऑफिसर मोरो प्रोस्पेरी की। एक ऐसा आदमी जिसे सहारा ने निगल लिया था, लेकिन मौत भी उसे पचा नहीं पाई। मोरो प्रोस्पेरी कोई आम इंसान नहीं थे। वो इटली की पुलिस में थे और उन्हें पेंटाथलॉन का जबरदस्त शौक था। ये एक ऐसा खेल है जिसमें इंसान को तलवारबाजी, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, पिस्टल शूटिंग और रनिंग जैसी 5 अलग अलग स्किल्स में माहिर होना पड़ता है। इटली की नेशनल पुलिस में ड्यूटी करते हुए प्रोस्पेरी के अंदर एक चीज बहुत मजबूत हो चुकी थी, दर्द सहने की ताकत और हार ना मानने का जुनून। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन यही ट्रेनिंग उनकी जिंदगी और मौत के बीच आखिरी दीवार बनने वाली है। एक दिन उनके दोस्त जोवानी मांजो ने उन्हें एक रेस के बारे में बताया। नाम था मैराथन द साबल्स, सहारा डेजर्ट में होने वाली दुनिया की सबसे खतरनाक अल्ट्रा मैराथन। ये कोई सामान्य रेस नहीं थी। इसमें 251 किलोमीटर का सफर तय करना होता है, वो भी सिर्फ 7 दिनों में। और सबसे डरावनी बात, इस रेस में हर रनर को अपना खाना, कुकिंग गियर, कपड़े, स्लीपिंग सामान और सर्वाइवल किट खुद अपनी पीठ पर उठाकर चलना पड़ता है। ऑर्गेनाइजर्स हर चेक पॉइंट पर सिर्फ पानी देते हैं, बाकी हर चीज आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। यानी अगर आप कमजोर पड़े तो सहारा आपको मौका नहीं देता। प्रोस्पेरी और उनके दोस्त मांजो ने इस रेस में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। ट्रेनिंग शुरू हुई। रोज 40 किलोमीटर दौड़ना, कम पानी में शरीर को चलाने की प्रैक्टिस करना और खुद को उस दर्द के लिए तैयार करना जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। 10 अप्रैल 1994, प्रोस्पेरी 38 साल के थे। मोरक्को की एक दूर दराज बस्ती फोम जुगेट से इस खतरनाक रेस की शुरुआत हुई। कुल 134 प्रतियोगी थे और हर किसी की आंखों में सिर्फ एक सपना था, फिनिश लाइन तक पहुंचना। पहले 3 दिन सब कुछ ठीक रहा। प्रोस्पेरी और मांजो ने लगभग 96 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया। रास्ता आसान नहीं था। कहीं नमक की सख्त झीलें थीं, कहीं पत्थरीली चट्टानें और कहीं आंखों को धोखा देने वाले विशाल रेत के टीले। सुबह ठंडे वक्त में दौड़ शुरू होती और फिर हर रनर धीरे धीरे दूसरे से दूर होता जाता। रेस का नियम साफ था, रास्ता आपको खुद ढूंढना है, अगले चेक पॉइंट तक पहुंचना है और अगर आप गुम हो गए तो आपके पास सिर्फ कंपास और एक फ्लेयर गन है। 14 अप्रैल 1994, रेस का चौथा स्टेज शुरू हुआ। ये पूरी मैराथन का सबसे लंबा और सबसे खतरनाक हिस्सा था। 85 किलोमीटर का सफर सिर्फ 2 दिनों में पूरा करना था। दोपहर का वक्त था, सूरज आग बरसा रहा था, तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। रेत इतनी गर्म थी कि हर कदम जूते के अंदर तक जलन पहुंचा रहा था। इसी दौरान प्रोस्पेरी ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। वो अपने दोस्त मांजो को पीछे छोड़कर अकेले आगे निकल गए और यहीं से शुरू हुई वो गलती जिसने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। कुछ दूरी पर उन्हें एक डस्ट डेविल दिखाई दिया, रेत का एक छोटा तूफानी बवंडर। पहले लगा कि यह सामान्य है, लेकिन कुछ ही मिनटों में हवा तेज होने लगी, रेत उड़ने लगी, आसमान पीला पड़ने लगा और फिर देखते ही देखते वह डस्ट डेविल एक खतरनाक सैंडस्टॉर्म में बदल गया। प्रोस्पेरी ने सोचा, अगर मैं रुक गया तो रेत मुझे जिंदा दफन कर देगी, इसलिए वो भागते रहे और दिमाग में सिर्फ एक उम्मीद कि शायद आगे ट्रेल मार्किंग मिल जाएगी। उन्हें लगा कि वो रास्ते के निशान देख रहे हैं, लेकिन वो निशान असली नहीं थे, वो सिर्फ सहारा का धोखा था। कुछ देर बाद तूफान शांत हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज ढल रहा था, चेक पॉइंट कहीं नहीं था, आवाज देने वाला कोई नहीं था और प्रोस्पेरी को पहली बार एहसास हुआ वो पूरी तरह गुम हो चुके हैं। उस रात उन्होंने एक झाड़ी के पास अपना मुंह टॉवल से ढका और रेत के बीच लेट गए। उन्हें उम्मीद थी कि सुबह शायद रास्ता मिल जाएगा, लेकिन अगली सुबह जब वह एक ऊंचे टीले पर चढ़े और चारों तरफ देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ रेत थी, ना कोई ट्रैक, ना कोई इंसान, ना कोई चेक पॉइंट, ना जिंदगी का कोई निशान। उनका पानी खत्म होने के करीब था, शरीर तेजी से सूख रहा था, सिर घूम रहा था, गला कांटे जैसा हो चुका था और तभी उन्होंने जिंदा रहने के लिए वो फैसला लिया जो कोई इंसान सिर्फ आखिरी मजबूरी में ले सकता है। उन्होंने अपना ही वेस्ट लिक्विड पीना शुरू किया ताकि शरीर में थोड़ी नमी बनी रहे। लेकिन सहारा अभी उनसे और भी खौफनाक कीमत मांगने वाला था।
5वें दिन की शाम उन्हें अचानक आसमान से आवाज सुनाई दी, हेलीकॉप्टर की आवाज। प्रॉस्पेरी की आंखों में उम्मीद लौट आई। उन्होंने तुरंत फ्लेयर गन निकाली, सिग्नल फायर किया। लाल चमक आसमान की तरफ उठी, लेकिन उसी वक्त डूबते सूरज की रोशनी इतनी तेज थी कि फ्लेयर की चमक उसमें दब गई। हेलीकॉप्टर गुजरा और गायब हो गया। प्रॉस्पेरी वहीं खड़े रह गए, एक बार फिर अकेले, एक बार फिर मौत के सामने। अब उन्हें समझ आ गया था, कोई उन्हें ढूंढने नहीं आ रहा। अब यह लड़ाई सिर्फ उनके और सहारा के बीच थी। छठे दिन कई घंटे चलने के बाद उन्हें दूर एक पुरानी इमारत दिखाई दी। रेत के बीच खड़ी हुई एक खामोश मजार। उन्हें लगा शायद यहाँ कोई इंसान होगा या शायद पानी का कोई कुआं मिल जाए। लेकिन जब वो अंदर पहुंचे तो वहां जिंदगी नहीं थी, सिर्फ एक पुरानी कब्र थी और चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन इस मजार ने उन्हें कम से कम कुछ देर के लिए छाया दे दी। उन्होंने अपने बैग से इटली का छोटा झंडा निकाला और उसे मजार की छत पर लगा दिया, इस उम्मीद में कि शायद कोई जहाज इसे देख ले। लेकिन भूख और प्यास अब उनके शरीर को अंदर से तोड़ रही थी। तभी उनकी नजर मजार की छत पर लटके चमगादड़ों पर पड़ी। जिंदा रहने की जिद इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। प्रॉस्पेरी ने चमगादड़ पकड़े, अपनी पॉकेट नाइफ से उनकी गर्दन काटी और उनका खून पीने लगे, क्योंकि उस वक्त पानी नहीं था और जिंदगी के लिए कोई भी तरल चीज कीमती थी। अगले कुछ दिनों तक उनका गुजारा चमगादड़ों, छिपकलियों, कीड़ों मकोड़ों और रास्ते में मिलने वाली जड़ों के कड़वे रस पर हुआ। लेकिन फिर किस्मत ने एक और क्रूर खेल खेला। उन्हें दूर आसमान में एक विमान दिखाई दिया। इस बार उनके पास आग जलाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उन्होंने अपना बैकपैक ही जला दिया। धुआं उठा, उम्मीद उठी, लेकिन सहारा की हवाओं ने धुएं को तुरंत फैला दिया। विमान ने उन्हें नहीं देखा और प्रॉस्पेरी की उम्मीद फिर टूट गई। 7वां दिन, सूरज ढल रहा था, शरीर लगभग जवाब दे चुका था, दिमाग टूट चुका था और तन्हाई इंसान को अंदर से खा रही थी। प्रॉस्पेरी को यकीन हो गया, अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। यहीं पर उनके दिमाग में सबसे डरावना ख्याल आया। वो धीरे धीरे मरने का इंतजार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कोयले की मदद से अपनी फैमिली के नाम आखिरी संदेश लिखा, फिर अपनी पॉकेट नाइफ निकाली और अपनी कलाई की नसें काट दी। वो उस पुरानी मजार के अंदर लेट गए, आंखें बंद कर लीं और इंतजार करने लगे कि अगली सुबह वो जिंदा नहीं होंगे। लेकिन जब उनकी आंख खुली तो जो हुआ उसने उन्हें भी हिला दिया। वो जिंदा थे, उनका खून बहा ही नहीं था। एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की वजह से उनका खून इतना गाढ़ा हो चुका था कि बहने के बजाय जख्म पर ही जम गया। मौत ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। प्रॉस्पेरी ने अपनी कलाई देखी और उन्हें लगा, अगर मौत भी मुझे नहीं चाहती तो शायद मुझे अभी जिंदा रहना है। यही वो पल था जहां एक हारा हुआ इंसान फिर से उठ खड़ा हुआ। उन्होंने जख्मों पर पट्टी बांधी, कंपास निकाला और दूर दिखाई दे रहे पहाड़ों की दिशा में चल पड़े। अब उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। सुबह और शाम चलते, दोपहर की तपती धूप में किसी झाड़ी के नीचे छिप जाते और रात में खुद को रेत में दबा लेते ताकि शरीर की गर्मी बची रहे। रास्ते में जो भी पौधा मिलता उसकी जड़ों को निचोड़कर कड़वे रस की बूंदें पीते। खाने के लिए उन्होंने सांप का कच्चा मांस तक चबाया, छोटे कीड़े खाए, छिपकलियां खाईं। हर चीज जो उन्हें जिंदा रख सकती थी वो खा ली। अब उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, वजन लगभग 15 किलो कम हो चुका था। लेकिन उनके अंदर एक चीज अब भी बाकी थी, चलते रहने की इच्छा। 8वें दिन दूर उन्हें हरियाली दिखाई दी। पहले लगा शायद यह भी मरीचिका है, लेकिन नहीं, वह एक छोटा सा ओएसिस था। वहां कीचड़ जैसा पानी मौजूद था। प्रॉस्पेरी उस पानी तक पहुंचे, लेकिन उनका गला इतना सूज चुका था कि पानी का हर घूंट कांटों की तरह चुभ रहा था। फिर भी उन्होंने कतरा कतरा पानी पिया। पूरा दिन उन्होंने सिर्फ अपनी प्यास बुझाने में गुजार दिया। और फिर आया 9वां दिन। वो चल रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, लगभग गिरते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें रेत में बकरियों की मैंगनियां दिखाई थीं। ये पहली बार था जब सहारा में उन्हें जिंदगी का कोई साफ निशान मिला था। वो उन निशानों का पीछा करते गए। कुछ दूर आगे उन्हें बकरियां दिखीं और उनके पास एक छोटी लड़की। 6 दिनों बाद उन्होंने किसी इंसान को देखा था। प्रॉस्पेरी उसकी तरफ भागे, लेकिन उनका चेहरा, उनका सूखा हुआ शरीर, फटे कपड़े, खून और रेत से भरी हालत। लड़की डर गई और भाग गई। कुछ देर बाद वो अपनी दादी को लेकर वापस आई। सहराई लोगों ने प्रॉस्पेरी को पानी दिया, पनाह दी और खाना देने की कोशिश की, लेकिन उनका पेट इतना कमजोर हो चुका था कि वो कुछ खाते ही उल्टी कर देते। बस्ती वालों ने उन्हें ऊंट पर बिठाया और पास के मिलिट्री कैंप भेज दिया, लेकिन वहां भी कहानी खत्म नहीं। मिलिट्री ने पहले उन्हें जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया। जब उनकी पहचान की जांच हुई तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। मोरो प्रॉस्पेरी मोरक्को से भटकते भटकते अल्जीरिया में दाखिल हो चुके थे। वह अपनी रेस के ट्रैक से लगभग 291 किलोमीटर दूर निकल आए थे। उनकी पत्नी और घर वाले उन्हें मृत मान चुके थे।
रेस ऑर्गेनाइजर्स की उम्मीद खत्म हो चुकी थी और इटली में लोग समझ चुके थे कि सहारा ने एक और जान ले ली। लेकिन 9 दिन बाद जब प्रॉस्पेरी की पहली कॉल घर पहुंची तो उनका परिवार यकीन ही नहीं कर पाया। जिस आदमी को सब मर चुका समझ रहे थे वो जिंदा था। डॉक्टर्स ने उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में रखा। उनके शरीर के ऑर्गन्स बुरी तरह प्रभावित हो चुके थे। वो लगभग मौत की सीमा छूकर वापस लौटे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने भयानक अनुभव के बाद भी मोरो प्रॉस्पेरी का सहारा से रिश्ता खत्म नहीं हुआ। जहां एक आम इंसान जिंदगी भर रेगिस्तान का नाम सुनकर कांप जाता, वहीं प्रॉस्पेरी बाद में फिर उसी रेस में लौटे। उन्होंने मैराथन द साबल्स में कई बार हिस्सा लिया और एक बार तो 13वीं पोजीशन भी हासिल की। आज मोरो प्रॉस्पेरी 70 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं, लेकिन उनका जुनून अब भी जिंदा है। वो कहते हैं, जिस सहारा ने मेरी जान लेने की कोशिश की, उसी सहारा ने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखाया। क्योंकि कभी कभी इंसान को यह समझने के लिए कि वो जीना चाहता है, मौत के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा होना पड़ता है। मोरो प्रॉस्पेरी की कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये उस इंसानी जिद की कहानी है जो शरीर टूटने के बाद भी हार नहीं मानती। ये उस उम्मीद की कहानी है जो हेलीकॉप्टर के गुजर जाने के बाद भी खत्म नहीं होती। और ये उस आदमी की कहानी है जिसे सहारा ने खो दिया। दुनिया ने मरा हुआ मान लिया, लेकिन मौत भी जिसे अपने साथ नहीं ले जा सकी। और अजब गजब स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा रोमांचक होगी।